सो वेलकम बैक पीपल टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे FST 11 के सॉल्यूशन। ठीक है, FST 11 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है फिजिक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। 4 ओरिएंटेशन गिवन है हमें, तो हमें बताना है कि इन विच हमें उन्हें ऑर्डर में रखना है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 4 केसेस में एक इस तरीके से है, ये है फील्ड और ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसे थर्ड केस में है हमारे पास ये है फील्ड एंड ये मैग्नेटिक मूवमेंट अगेन। ये हमारे पास 4 केसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है एम बी कॉस थीटा। ये दोनों चीजें सबके लिए क्या है, सेम है। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल डिपेंड ऑन द एंगल थीटा। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ थीटा मान लो विच इज लेस देन 90, यहाँ पे थीटा विच इज ग्रेटर देन 90, थीटा लेस देन 90 एंड थीटा ग्रेटर देन 90। तो इस केस में क्या आ जाएगा, एम बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा प्लस एम बी। ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा विल बी -1, तो ये बन जाएगा प्लस एम बी। यहाँ पे कॉस थीटा इज 0, तो ये आएगा 0। दिस इज माइनस एम बी cos थीटा, थीटा इज लेस देन 90, सो इट विल रिमेन cos थीटा, और ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव, मतलब ये पूरा का पूरा क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, माइनस एम बी कॉस, यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू आएगी cos थीटा, वो किस में आएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये है पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है, ये, तो ये है एम बी और ये है एम बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड में क्या है, ये एम बी, ये एम बी कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, इसके बाद आएगा ये थोड़ा सा लेस पॉजिटिव, तो ये आ गया फोर्थ। इसके बाद आएगा 0 वाला एंड देन ये नेगेटिव वाला। तो सीक्वेंस विल बी 1 4 2 3, ऐसा हमें गिवन है ऑप्शन 3 में। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास एक थिन वायर गिवन है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो है, इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप विद सेंटर O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें इसके अबाउट। ठीक है, अब इसकी लेंथ थी L, जिसको हमने बना दिया एक वायर, एक लूप के टर्म्स में, लूप के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 2 पाई r आ गया हमारे पास L बाई 2 पाई। ठीक, अब इसके अबाउट क्या होता है, mr²/2। इसके अबाउट क्या होता है, सॉरी, इसके अबाउट होता है हमारे पास mr², इसके अबाउट लेंगे आ जाएगा mr²/2। तो हमने अगर इस एक्सिस को लिया, इसके अबाउट आ गया mr²/2 और फिर उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, mr², तो इसके अबाउट आ जाएगा 3/2 mr²। ये चीज तो सभी को क्लियर होगी। इसके अबाउट mr² और इसके अबाउट mr²/2, उसमें mr² ऐड करो, 3/2 mr²। अब हमारे पास L गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो इसका मास निकाल लेंगे। डेंसिटी हमें गिवन है रो और लेंथ है L, तो टोटल मास कितना आ जाएगा, रो L, तो ये हो गया मास, और इससे हमारे पास आ जाएगा 3/2 m इज रो L, r² इज L²/16, ओके, L²/4 पाई। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 रो L क्यूब, या गया 3 रो L क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 3 रो L क्यूब बाई 8 पाई, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें गिवन है कि एक 1 kg मास
वो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर ट्रैक है शोन इन द फिगर, तो उससे वो गया है और यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पे ए पे उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड एंड बी पे स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ब्लॉक चल के इधर जा रहा है। तो हमें ये बोला है कि अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, स्पीड में ये डिफरेंस आया है, ये रेडियस 2 मीटर है, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दिस पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे जो भी उसके पास एनर्जी होगी, यहाँ पे नेट एनर्जी, वो कहाँ जाएगी, एक तो यहाँ पे नेट एनर्जी प्लस जो भी लॉस हुआ है उसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इस जगह पे लिखते हैं, तो यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन ऑन फ्रिक्शन। ब्लॉक ने क्या किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे जब आया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और वो चल के आया है, उसने अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क किया है, तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को कुछ काइनेटिक एनर्जी में गई, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गई, कहाँ कहाँ हुई, इस काइनेटिक एनर्जी में और ये जो हम लोग फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं उसमें। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन ऑन फ्रिक्शन क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा ये आ गया 49/2 माइनस 36/2 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन फ्रिक्शन, तो ये आ जाएगा 13/2 दैट इज 6.5। तो अब ये जो वर्क हमारे पास आया है, दिस वर्क इज डन बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, या ये वर्क डन बाय द ब्लॉक है। और अगर हम बात करें वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो फिर क्या आ जाएगा, इसका ऑपोजिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज 6.5 बट विथ नेगेटिव साइन। तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन 3। वैसे यहाँ तो सारे नेगेटिव में ही गिवन है, बट ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है कि ब्लॉक इधर चल रहा है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है हर मूवमेंट पे, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक कॉइल है विथ एरिया A0, वी हैव प्लेस्ड इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड B0 which changes from B0 to 4 B0 in t seconds as shown in the figure, then induced EMF। अब अगर यहाँ पे जो फील्ड चेंज हुआ है, तो इफ द बिकॉज ऑफ चेंज इन फील्ड इफ देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द एरिया, तो हमारे पास क्या आएगा, EMF इंड्यूस्ड। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि फील्ड इस तरीके से है और ये जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्लेन में लूप है और जो लाइंस है वो ऐसे जा रही है, तो बेसिकली लाइंस तो एरिया को कट कर ही नहीं रही है ना। अगर एरिया को कट करना है तो ऐसे फील्ड लाइंस को इस तरीके से होना पड़ेगा। उस टाइम अगर हमारे पास फील्ड में अगर कोई चेंज है तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर EMF जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर है इस साइड और फील्ड है इस साइड, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हमारे पास जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स विल बी BA cos थीटा वेयर थीटा इज 90, तो ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पे फ्लक्स जो है वो वैल्यू ऑफ B की कुछ भी हो, B0 हो, 4B0 हो या कोई इंटरमीडिएट वैल्यू हो, इट इज गोइंग टू बी 0। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, सो देयर वॉन्ट बी एनी EMF इंड्यूस्ड। तो इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन 3 0। क्वेश्चन नंबर 5, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। तो इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट डायग्राम देख करके हमें पता चल जाए। 8 5 3 2 और ये 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो यहाँ पे अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इनका x कोऑर्डिनेट 0 है, इनका दोनों का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो क्या आ जाएगा 5 + 3, टोटल 8 kg कितने पे रखा हुआ है, x = 2 पे, तो 5 + 3 × 2, ठीक है, 5 + 3 टोटल रखे हुए हैं 2 पे और डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो कितना है हमारे पास 10 और ये 18। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये तो y = 0 पे रखे हुए हैं दोनों,
दोनों y इक्वल्स टू 0 पे है और ये दोनों y इक्वल्स टू 2 पे हैं, तो क्या लिखेंगे 8 प्लस 5 दोनों रखे हुए हैं y इक्वल्स टू 2 पे डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये हमारे पास क्या आया 8/9 एंड ये 13/9, 8/9 13/9, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a, हाँ इसमें क्या है रेडियस a का एक सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज है 2q। नाउ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस b and outer radius c, this is a shell, ठीक है, कंडक्टिंग शेल inner radius b, outer radius c is concentric with the solid sphere and has a net charge -q. There is a net charge on this conducting shell of -q. तो हमें बताना है surface charge density of inner surface of the spherical shell and outer surface of the spherical shell क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने यहाँ पे 2q चार्ज दिया है तो ये 2q चार्ज तो हमारे पास ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा आउटसाइड। अब यहाँ पे 2q चार्ज है तो हम लोग को ये चीज पता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि इसमें कोई फील्ड ना हो, ठीक है। यहाँ अगर हम कोई ये पॉइंट देखें तो यहाँ पे कोई फील्ड ना हो, इस पॉइंट पे कोई फील्ड ना हो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड 0 होती है। तो यहाँ पे अगर हमें गॉसियन सरफेस बनाए तो हमें क्या मिलेगा कि अंदर चार्ज कितना है 2q, और अगर 0 होना है चार्ज तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -2q। तो क्या होगा, इस कंडक्टर के इनर शेल पे चार्ज आ जाएगा -q, क्योंकि अंदर क्या है 2q, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा -2q। तब जाके ये गॉसियन सरफेस पे हम लोग को, इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ कहीं भी हमें फील्ड 0 दिखाई देगी, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड शुड बी 0। तो यहाँ पे आ गया 2q, यहाँ पे आ गया -2q। अब जब यहाँ पे -2q आ गया है तो +2q यहाँ अपीयर होगा आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2q। इसका मतलब आउटर सरफेस में नेट चार्ज कितना हो गया q, और इनर सरफेस में नेट चार्ज कितना हो गया -2q। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी -2q डिवाइडेड बाई 4πε0 b² एंड आउटर सरफेस के लिए q डिवाइडेड बाई 4πε0 c²। तो ये ऐसा है हमारे पास ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ द पाथ एंड बॉडी इज mu is equal to 0.5. The maximum angular velocity with which the body should move so that it does not leave the path, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और ये फ्रिक्शन, तो इस बॉडी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना पॉसिबल है, म्यू mg इज इक्वल टू 0.5 mg, ठीक है। और यही क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स m⍵² r इज 5, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमारे पास आया ω² इज इक्वल टू 1, इट मीन्स ω इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल एंगुलर स्पीड है, दैट इज मतलब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जो है इसकी वो कितनी आएगी 1 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने हैं। जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना हो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर गिवन है 3, -4, 0 एंड बी वेक्टर गिवन है -2, 0, 3। तो यहाँ पे cos थीटा क्या आ जाएगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b। हमारे पास क्या था, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा विल बी दिस। a डॉट b क्या आ रहा है -6 + 0 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस इज 5, मॉड ऑफ दिस इज √13। सो कॉस थीटा इज, या थीटा इज कॉस इनवर्स -6 डिवाइडेड बाई 5√13, -6 डिवाइडेड बाई 5√13, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आर। अब इसमें हम देखेंगे कि ये है 1 किलो ओम, दिस इज द ट्रांजिस्टर, 8 वोल्ट बैटरी, और ये रेजिस्टेंस आर। हमें गिवन है यहाँ पे VBE, ये कलेक्टर, ये एमिटर और ये बेस। तो VBE मतलब ये हमें कितना गिवन है, यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है। सो VBE इज 0.6 वोल्ट्स एंड VCE इज 4 वोल्ट्स, ये 8 वोल्ट। देन बीटा इज 100। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल जो सर्किटल लॉज होते हैं हमारे पास वो लगाएंगे। अगर मैं इस पॉइंट को लूं, पहले इस लूप में चलते हैं, तो क्या आएगा 8 वोल्ट, यहाँ पे हमने ले लिया ये कलेक्टर करंट IC, IE एंड IB। तो यहाँ से क्या आया 8 वोल्ट, उसके बाद जब हम यहाँ पे गए तो माइनस 1 किलो ओम इंटू IC, 1000 इंटू IC, और फिर यहाँ से जब नीचे आए तो क्या होगा, ये -4। VC गिवन है हमें डायरेक्टली, VC इज -4, मतलब VC इज 4। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो ड्रॉप कितना का आएगा 4 वोल्ट्स इज इक्वल टू 0। वापस हम यहाँ पहुंच गए। सो हमारे पास आया 1000 IC इज इक्वल टू 4। अब इस लूप में आ जाते हैं तो क्या मिलेगा 8, यहाँ पे करंट है IB माइनस RIB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ड्रॉप -0.6 इज इक्वल टू 0। वापस इस पॉइंट पे आ गए तो हमें क्या मिला 7.4 इज इक्वल टू RIB। अब बीटा का रिलेशन क्या आता है हमारे पास, IC इज इक्वल टू बीटा IB, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो यहाँ पे रख दो तो ये क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1000, IC को रखो बीटा IB, बीटा इज 100, IB, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 3, 8, 5। सो R इज इक्वल टू 185 किलो ओम्स। वैल्यू ऑफ R इज 185 किलो ओम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास देयर इज अ वायर विथ करंट 2 एम्पियर्स एंड ये एक लूप गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड करंट इज 1 एम्पियर्स। देन फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसकी वजह से यहाँ फील्ड आएगा और फील्ड है, फील्ड में करंट है तो उसकी वजह से फोर्स आएगा। तो यहाँ पे अगर हम फील्ड देखें तो इसकी वजह से क्या आएगा μ0I/2πd, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड क्या आएगा D इज इक्वल टू μ0I इज 2 एम्पियर्स डिवाइडेड बाई 2π, D इज 2 सेंटीमीटर। इसको हमने B1 ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा B2 लिखते हैं अगर इसको हम, तो B2 विल बी, अब B2 के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज 2 + 10। सो μ0I इज 2 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 12 सेंटीमीटर। अब इस पे अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पे फील्ड कैसा आएगा, ये आ गया हमारे पास IDL क्रॉस R, IDL क्रॉस R। तो यहाँ पे फील्ड क्या आएगा इनसाइड, यहाँ पे भी क्या आएगा इनसाइड। वैल्यूज बस क्या होंगे डिफरेंट बिकॉज D इज चेंजिंग। अब अगर इस पे हम फोर्स देखें तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं IDL क्रॉस B। ठीक है,
तो ये आ गया आइडियल एंड फील्ड इज इनसाइड, तो इस पे आया फोर्स इस साइड। इसके लिए आइडियल क्रॉस बी, फोर्स आइडियल यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आइडियल, ये आ गया आई का डायरेक्शन, आइडियल क्रॉस बी, इस पे फोर्स इस साइड, एंड आइडियल क्रॉस बी, इस पे फोर्स इस साइड। अब एक चीज ये है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे फोर्स फील्ड क्या हो रहा है, इसकी वजह से चेंज होता जा रहा है, बिकॉज डिस्टेंस इज चेंजिंग। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फील्ड चेंज होता जा रहा है। लेकिन जो चेंज यहाँ पे आएगा वही चेंज यहाँ पे भी आएगा। ये लेंथ उतनी ही है जितनी ये लेंथ है। सो बेसिकली ये क्या है, इसकी वजह से जितना भी फोर्स इधर लगेगा, इस वायर पे जितना भी फोर्स इधर लगेगा उतना ही इस पे इधर लगेगा। सो बेसिकली ये दोनों फोर्स क्या होने वाले हैं, कैंसिल। अब इस जगह पे फील्ड क्या है, थोड़ा सा कम, इस जगह पे फील्ड ज्यादा, तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि आइडियल तो सबके लिए, आइडियल दोनों के लिए सेम है, लेकिन बी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इतना तो समझ में आ गया कि नेट फोर्स तो इस साइड ही आना है, ठीक है, नेट फोर्स आना है टूवर्ड्स द वायर। तो अगर ऐसा डायरेक्टली ऑप्शन में, अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टूवर्ड्स वायर वाले दो ऑप्शन है, तो फिर क्या करेंगे, देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। अब इसकी वजह से इस वायर पे अगर हम देखें तो इस पे फोर्स ज्यादा लगने वाला है, और वो कितना लगेगा, आइडियल क्रॉस बी, बी की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, जो इसमें फ्लो हो रहा है वो करंट, डीएल कितना है, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो आइडियल अगेन इसमें भी उतना ही आएगा, उसमें भी उतना ही आएगा, तो आइडियल को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 1 डीएल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आइडियल इसका बी माइनस दिस बी, ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स इधर है, इस पे फोर्स इधर है, तो हमने क्या किया, फोर्स को माइनस कर दिया। तो अब इसमें अगेन क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट 2 पाई, तो इन सबको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ये आया म्यू नॉट बाई पाई, तो ये आ गया 1/2 सेंटीमीटर माइनस 1/12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग को मिल रहा है फोर्स 60 इंटू 10⁻⁻⁷, और ये अंदर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, तो ये आ गया हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, 25 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, और किस साइड लगेगा, टूवर्ड्स वायर। तो इतना फोर्स आएगा 25 इंटू 10⁻⁷ टूवर्ड्स वायर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हमारे पास एक पेंडुलम बॉब है जिसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड एट इट्स लोएस्ट पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 11, लोएस्ट पोजिशन पे यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, द पेंडुलम इज 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द लेंथ मेक्स एन एंगल 60 डिग्री टू वर्टिकल। तो कुछ ऐसे सिचुएशन है 60 डिग्री टू वर्टिकल, तब क्या होगा, उस टाइम क्या स्पीड होगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी। तो इसमें सिंपल क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब पहुंच गए तो ये कितनी हाइट ऊपर पहुंच गया इससे, अगर पेंडुलम की लेंथ है l, इफ दिस लेंथ इज l, तो ये क्या आ जाएगा, l cos 60 मतलब l/2, तो ये l/2 तो ये भी l/2, ठीक है, इसका मतलब l/2 हाइट पे है। तो अब क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एट दिस पॉइंट प्लस एम जी, कितनी हाइट ऊपर है, l/2 हाइट ऊपर है। तो यहां से आएगा हमारे पास, ये है 9/2 माइनस l हमें गिवन है 0.5, तो ये आ गया 5/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आया 4, इट मीन्स v इज इक्वल टू 2। तो स्पीड एट द पोजिशन वेयर स्ट्रिंग मेक्स 60 डिग्री विथ वर्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, रेडियस ऑफ स्फेयर है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल रेडियस, एंड ये है जो भी एरर इन द रेडियस।
तो हमें पूछा है परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब बेसिकली k इंटू आर क्यूब, बाकी सब कांस्टेंट है। तो हम लोग dv क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू k 3r स्क्वायर dr। अब हमें क्या निकालना है, dv बाई v इंटू 100 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करो, इसको डिवाइड करो इससे, मतलब दोनों साइड डिवाइड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड। सो dv बाई v इज इक्वल टू k इंटू 3r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाई kr क्यूब। तो यहाँ से आया हमारे पास dv बाई v इज इक्वल टू 3 टाइम्स dr बाई r इंटू 100। तो dr क्या है 0.1, r क्या है 5.3 इंटू 100। सो dv बाई v इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम या परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी 3 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5.3। ये क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसने आपसे पूछा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड, देन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 8 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस को हम रिड्यूस करके 4 सेंटीमीटर करते हैं देन कैपेसिटेंस विल बी। तो हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ लेंथ को चेंज किया है, इसका मतलब c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमने 8 से 4 किया मतलब हमने इसको हाफ किया, और अगर हमने इसको हाफ किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो पहले अगर 10 माइक्रोफैरड था तो अभी 20 माइक्रोफैरड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसने हमें पूछा है कि आरएमएस वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म गिवन है हमें, ये है +10 और ये है -10। तो हमें बताना है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले स्क्वायर करके सबका क्या लेना है, मीन एंड देन रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इस पार्ट में देखें, ये है t/2 और ये है t। तो इस पार्ट में क्या आ जाएगा, इस पूरे में वैल्यू है 10, तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to t/2 प्लस -10 स्क्वायर dt फ्रॉम t/2 to t। ठीक, अब इसका क्या करना है, हमने स्क्वायर करके, यहाँ पे हमने स्क्वायर करके सब वैल्यूज को ऐड कर लिया, स्क्वायर ऐड स्क्वायर ऐड स्क्वायर ऐड, इसका वही मतलब है, स्क्वायर करके सबको ऐड किया, स्क्वायर किया समेशन लिया, स्क्वायर किया समेशन लिया। तो अब इसका मीन लेना है, मीन मतलब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ पे, तो ये टोटल टाइम कितना है t। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 to, इसको अगर हम वैल्यूज देखें तो ये 100 बन जाएगा और ये भी 100 बन जाएगा। सो बेसिकली दोनों इंटीग्रल क्या हो गए, सेम। तो वैसे तो हम इसके लिमिट्स के जो इंटीग्रेशन के जो रूल्स होते हैं उससे कर सकते हैं, बाकी अगर आप नहीं जानते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से क्या लिखेंगे, इसमें भी 100 बाहर आएगा, 100 बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय t। उसके बाद यहाँ क्या बच गया dt, ये बच गया dt 0 to t/2 और ये बच गया dt t/2 to t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन जब हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इज t और वैल्यूज डालेंगे तो t/2 -0 प्लस t माइनस t/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ √100। तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू विल बी 10 वोल्ट्स ओनली। तो यहाँ पे आरएमएस कितना आया, 10 वोल्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। क्वेश्चन नंबर 15। उसको हमने कट किया है 10 इक्वल पार्ट्स में। 10 इक्वल पार्ट्स में मतलब कट किया मतलब हमारे पास 10 रेजिस्टेंस है ऑफ रेजिस्टेंस R/10। सबको 10, अगर 10 पार्ट्स में कन्वर्ट किया तो सबका रेजिस्टेंस विल बी R/10। देन 2 pieces each joined in series and then 5 such combinations are joined in parallel। तो हमने क्या किया, we took 2 pieces and we joined them in series and then we took such 5 such combinations and then joined them in parallel। तो क्या किया, ऐसे 5 बना करके हमने क्या किया है,
दिया है, यह कनेक्ट कर दिया है। तो हमें ये पूछा है कि द न्यू कॉम्बिनेशन विल हैव रेजिस्टेंस ऑफ, तो ये सब क्या है, R/10 R/10 R/10, तो ये क्या बन जाएगा, R/10 R/10 2R/10, दैट इज R/5। अब R/5 है, सबको फिर हमने पैरेलल में कन्वर्ट किया, तो अगर हम हमारे पास क्या है R R R ऐसे 5 कॉम्बिनेशन होंगे तो नेट क्या आ जाएगा, R डिवाइडेड बाई 5। नाउ इट इज ऑलरेडी R/5, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट दैट विल बी R डिवाइडेड बाई 5, मतलब R/25। सो नया जो रेजिस्टेंस हमारे पास मिलेगा दैट विल बी R/25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये बोला है कि देयर इज अ ऑब्जर्वर और यहाँ पे एक साउंड सोर्स विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ VC VB एंड BA, और ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द सोर्स इज एट पॉइंट A B एंड C। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू velocity of sound divided by velocity of sound plus minus velocity of source into original frequency. Now if we see the position A, B and C when source is at position A, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि this is the line joining observer and source at that instant. तो there is some, let's take this is theta, so component of this speed will be VA cos theta. Similarly this will be the same angle, so component will be VC cos theta, and in this case this source is neither moving towards observer nor away from the observer। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अगर हम अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो पहले केस में क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर इज सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, उस साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई, मतलब बेसिकली दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी A के केस में जो आएगी वो कम आएगी, C के केस में इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या है, ये ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, तो उस इंस्टेंट पे जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी ओरिजिनल वही सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनल कम हो गई बढ़ गई, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एट C ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी एट B ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी एट A, ठीक है। तो C विल बी ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, तो ऐसा है हमारे पास ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है दो स्प्रिंग है हमारे पास P एंड Q, स्प्रिंग P एंड स्प्रिंग Q। तो यहाँ पे हमें गिवन है KQ, इसका अगर इसको ले हम KQ इज इक्वल टू K, ठीक है। देन KP इज इक्वल टू है 2KQ, तो KP इज इक्वल टू 2KQ, मतलब 2K इज इक्वल टू KP, ठीक है। आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हमने इक्वल फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो इसमें एक्सटेंशन आया XP, इसमें एक्सटेंशन आया XQ, तो अगर हमने इक्वल फोर्स लगाया है देन F इज इक्वल टू KP XP इज इक्वल टू KQ XQ, इसको मान लिया मैंने X, तो ये क्या आ जाएगा KX, ठीक है। तो KP XP इज इक्वल टू KX, KP इज 2K, तो XP क्या आ जाएगा, XP विल बी X by 2, तो इसके केस में आया X by 2 एक्सटेंशन, इसके केस में आया X एक्सटेंशन, ठीक है। अब एनर्जी देखेंगे तो हाफ KP XP स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा हाफ KQ XQ स्क्वायर, और हमने ये लिया है K, तो हाफ KX स्क्वायर, और यहाँ पे होगा हाफ KP is 2K एंड XP is X by 2, तो X स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से हमें क्या मिला, हाफ KX स्क्वायर इंटू हाफ। तो हमें गिवन है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज E, अगर इसमें एनर्जी स्टोर हुई दैट इज E, तो ये क्या बन जाएगा E by 2, तो एनर्जी स्टोर्ड इन P विल बी E by 2। ऐसा हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो बट एनर्जी स्टोर्ड इन P विल बी
E/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है कि एक वाइट लाइट को इंसिडेंट किया है ऑन द ग्लास एंड एयर इंटरफेस। तो अगर ग्रीन लाइट जस्ट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, देन इमर्जिंग जो रे होगी उसमें कौन कौन से कलर होंगे। सो कुछ इस तरीके से है कि देयर इज अ वाइट लाइट, ग्रीन का TIR हो गया, और इस रे में या जो भी इस तरीके से जो रे आएगी उसमें कौन कौन से कलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को जैसे म्यू की अगर हम बात करते हैं तो म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पे C को हम क्या लिख सकते हैं, F लैम्डा डिवाइडेड बाई F लैम्डा डैश। ठीक है, डिफरेंट लाइट के लिए उसकी स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड इन दिस पर्टिकुलर मीडियम। अब ये तो सबके लिए सेम है, लेकिन ये लैम्डा डैश क्या होगा, लैम्डा डैश क्योंकि सबका चेंज हो रहा है, ग्रीन का कुछ और है, विबग्योर में जब हम लोग इधर से इधर मूव करते हैं तो क्या होता है, लैम्डा इज इंक्रीजिंग। तो लैम्डा इंक्रीज अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स विल बी डिफरेंट, जिसकी वजह से म्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। म्यू डिफरेंट होगा तो जो TIR की कंडीशंस होंगी वो भी सबके लिए डिफरेंट होंगी। साइन थीटा इज 1/म्यू, और यहाँ से अगर लिखें तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा। सो इफ लैम्डा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस, तो जिसका लैम्डा छोटा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। तो अगर ग्रीन रिफ्लेक्ट हो, अगर ग्रीन का TIR हो गया है, ग्रीन का TIR हो गया है मतलब ग्रीन के लिए जो थीटा रिक्वायर्ड था, ठीक है, ग्रीन के लिए जो थीटा रिक्वायर्ड था, ब्लू के लिए उससे कम छोटा थीटा में ही क्या हो जाएगा, TIR, बिकॉज इसका लैम्डा इज लेस देन लैम्डा ऑफ ग्रीन। तो हमने जब ग्रीन के केस में जो थीटा आया, मान लो ये हमने θ1 लिया, θ1 इज इक्वल टू लैम्डा G डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी, ब्लू के लिए और छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मतलब जो अभी ग्रीन के केस में जो एंगल है, यहाँ पे जो अभी हमने जो इंसिडेंट एंगल लिया है, दैट इज क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन लाइट। इसका मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू के लिए तो क्या है, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया ना। इसका मतलब इन तीनों के केस में तो TIR क्या, मतलब जस्ट TIR क्या, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा। तो जिसकी लैम्डा इज लेस देन लैम्डा ऑफ ग्रीन, उनका रिफ्लेक्शन तो पक्का है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और सिर्फ हमें आउटपुट में क्या दिखाई देगा, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो इमर्जिंग लाइट विल हैव येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में यह है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे 1 kg 1 kg 1 kg और यहाँ पे 2 kg सेंट्रॉइड पे। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है मासेस, और हमें साइड्स वगैरह भी दी हुई हैं। द फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन द मास 2 kg। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है, ये इन तीनों को इस तरीके से कनेक्ट करेगा। हमें पता है कि तीनों से उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम d। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 2 kg 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg 1 kg। अगर हम यहाँ पे फोर्स देखें तो Gm1 m2 बाई r²। तो तीनों कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, m1 m2 r², तीनों में सेम आ रहा है। मतलब ये अगर f है तो ये भी f और ये भी f। तीसरी चीज ये क्या लग रहा है, 120 120 120, तो क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा जो कि f ही होगा, और ये f मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि तीन वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड व्हेन दे आर एट 120 डिग्री विथ ईच अदर, तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg starts from origin with initial velocity 3, u is equal to given है 3, 4, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उस पे 2, -3, acts on this, find the coordinate of point it reaches in 3 seconds। तो सिंपल इसमें क्या लगाना है, ut plus half t²। सो u हम लोग को पूछा है कितने टाइम में, 3 सेकेंड में, t is equal to 3। कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, ut मतलब कितना आ गया, 9,12 प्लस हाफ। a है, हम लोग को मास गिवन है, मास इज 1 kg, तो हाफ एक्सेलरेशन यही होगा 2, -3 t², ये आ गया 9। तो 9, 12
प्लस हाफ, ये आ गया 18 कॉमा माइनस 27, तो ये बन जाएगा 18 और 12 माइनस 27/2, तो ये आ गया 18 और ये आ गया माइनस 3/2। सो कोऑर्डिनेट विल बी 18 कॉमा माइनस 3/2, ऑप्शन 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है कि हम लोग को रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन गिवन है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, और यहां से आया है एक ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो ये तो बन जाएगा r/2, ये बन गया r/2। कैसे पैरेलल? इसका ये एंड यहाँ, इसका ये एंड यहाँ, और दूसरा एंड भी दोनों एक साथ, तो ये क्या हो गया पैरेलल में हो गए। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये पॉइंट पूरा क्या है, एक ही पॉइंट है, तो ये भी क्या है, दोनों के ये एंड साथ में जुड़े हैं, ये एंड साथ में जुड़े हैं, तो ये भी बन जाएगा r/2, ये भी बन जाएगा r/2। सिमिलरली ये r/2 एंड ये r/2, तो बेसिकली हमारे पास रेडियस होके क्या बना है कॉम्बिनेशन, ये है r, फिर r/2 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 r, r r/2 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 r, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये पॉइंट ए r, r/2 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 एंड देन r एंड देन b, यही है a r r/2 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 r b, a r/2 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 r b, यही कॉम्बिनेशन नीचे भी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो गया 3r/2 और ये हो गया 3r/2, दोनों को मिलाएंगे तो फिर 1/2 हो जाएगा, तो 3r/4 प्लस r, तो प्लस 2r, तो ये बन जाएगा 11r/4। सो नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 11r/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं ऑफ रेटिंग पावर रेटिंग P1, वोल्टेज रेटिंग V, दूसरा पावर रेटिंग P2, वोल्टेज रेटिंग V। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और उसको वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट किया है। ये इसकी रेटिंग्स हैं और ये वोल्टेज सोर्स। तो जो नेट पावर डिलीवर्ड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसके क्रॉस वोल्टेज V है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, तो हम लोग अगर रेजिस्टेंस निकालें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V² बाई इसका मान लो R1 है, इसका R2 इज इक्वल टू P1, V² बाई R2 इज इक्वल टू P2। ठीक है, और ये यहाँ से आ जाएगा इनका R1 इज इक्वल टू V² बाई P1, R2 इज इक्वल टू V² बाई P2। तो यहाँ से हमारे पास आया। अब अगर हम पावर रेटिंग डिलीवर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ इनका नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, सो दैट विल बी V² इंटू V² बाई P1 P2 डिवाइडेड बाई V² बाई P1 प्लस V² बाई P2। ये नेट रिजल्टेंट नेट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, V² डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, दिस इज R इक्विवेलेंट। तो अब पावर रेटिंग क्या लिखेंगे, पावर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब R इक्विवेलेंट है और वो V से कनेक्टेड है, तो पावर क्या लिखेंगे,
वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर P1 प्लस P2, तो P जो टोटल P आया दैट इज P1 प्लस P2। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को रेटिंग्स दी है V, इसकी भी रेटिंग है V, उस रेटिंग में अगर ये P1 पावर एक्सट्रैक्ट करता है, ये P2 पावर एक्सट्रैक्ट करता है, तो हमने यहाँ पे फाइनली क्या किया है, V से ही कनेक्ट किया है, तो वो P1 एक्सट्रैक्ट करेगा या P2 एक्सट्रैक्ट करेगा, दोनों पावर को ऐड कर देंगे, तो नेट पावर विल बी P1 प्लस P2। ऐसा हम तब बोल पा रहे हैं जब ये वोल्टेज V में, जब ये वोल्टेज V के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो अगर वोल्टेज V के अक्रॉस कनेक्टेड है तो वो P1 पावर एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं इस केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। में है कि अ पर्सन्स नियर पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज 3 मीटर। मान लो पर्सन की आई यहाँ पे है, तो ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर एंड ये 3 मीटर। ठीक है। पावर ऑफ द लेंसेज ही रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग एंड दूसरा विविंग डिस्टिंक्ट स्टार्स। अगर वो 5 सेंटीमीटर और उसका नियर पॉइंट है 5 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है 3 मीटर, मतलब वो इस रेंज में रखी हुई ऑब्जेक्ट से देख सकता है। इस यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो नहीं देख पाएगा, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो नहीं देख पाएगा। तो रीडिंग के लिए क्या चाहिए, रीडिंग के लिए हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो जो 25 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसको कम से कम यहाँ पे दिखना चाहिए, तभी तो वो देख पाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक लेंस लगाया, उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू -25, v इज इक्वल टू -50, उससे f आएगा, तो क्या आएगा f, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, दैट इज 1/-50 प्लस 1/25। तो ये आ गया हमारे पास -25 डिवाइडेड बाई -50 इंटू 25। सो वी हैव f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब f इज इक्वल टू 50 अगर है हमारे पास, तो पावर कितना आ जाएगा, पावर विल बी 100/f। सो ये हो जाएगा 2 डायप्टर। ठीक, इसके बाद क्या है, दूसरा ये बोला है कि डिस्टेंट स्टार देखना है। डिस्टेंट स्टार मतलब हमारे पास जो u है, ऑब्जेक्ट इज एट -इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट -इन्फिनिटी है, वो कम से कम यहाँ पे दिखना चाहिए हमें, और v इज इक्वल टू क्या जाएगा, -3 मीटर। तो फिर से क्या लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इससे हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू, ये हो गया -1/3 और ये तो हो गया 0, तो f इज इक्वल टू आया -3। f इज इक्वल टू -3, तो पावर विल बी 100/3। सो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर्स में, तो ये बन जाएगा 0.33 डायप्टर, और ये है माइनस में, तो 0.33 डायप्टर। ऐसा है हमारे पास ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमारे पास सेटअप है, और उसमें सेटअप में बोला है कि अगर हम नीचे जो ब्लॉक के नीचे जो स्ट्रिंग है लेंथ BC, उसमें अगर हम लोग एक जर्क देते हैं तो विच स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट। तो यहाँ पे BC में अगर हम कोई जर्क देते हैं तो वो जर्क क्या करेगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी BC उससे ज़्यादा होगा, तो वो उसको ब्रेक करेगा बिफोर इट रीचेस टू दी लेंथ AB। लेंथ AB तक जाने के लिए उसे ब्लॉक से क्रॉस होकर के जाना है। सो वो वहाँ पहुँचने से पहले जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ BC है उसी को क्या करेगा, ब्रेक करके स्ट्रिंग BC को इट विल ब्रेक। सो जो पोर्शन BC है दैट विल ब्रेक फर्स्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 25, a body tied to a string of length L is revolved in a vertical circle with minimum velocity
मिनिमम वेलोसिटी मतलब यहाँ पे क्या होगा √5g_r जो भी इसकी रेडियस है। व्हेन द बॉडी रीचेस द अपर मोस्ट पॉइंट, अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पे स्पीड आती है √gr, याद नहीं है तो अभी निकाल लेंगे। अपर मोस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब जी के मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फिर उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे अगर हम देखें तो ½ mv², मिनिमम वेलोसिटी बोला है मतलब √5gr लिया है, इज इक्वल टू mg2r। ऊपर जब पहुंच गया तो क्या हो गया उसके पोटेंशियल एनर्जी प्लस ½ mv²। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी आती है? ये आती है √gr इज इक्वल टू स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हम इसको रिवॉल्व कर रहे थे और ये इस पॉइंट पे छूट गया, तो यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है कितनी √gr। तो अब ये कहाँ जाके गिरेगा ये हमें बताना है, ये डिस्टेंस x कितना होगा, ठीक है। तो उसको y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, y में डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2r, ठीक है, y में डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2r। तो 2r इज इक्वल टू, हम लोग को लेंथ गिवन है l, तो यह जाएगा 2l इज इक्वल टू ½ g t²। और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू √2h/g, √h क्या है 2l/g, तो t इज इक्वल टू कितना आया 2√l/g। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है √gr, दैट इज √gl, और उसके पास टाइम कितना है 2√l/g। तो x कितना आ जाएगा 2 टाइम्स l/g इंटू gl, तो कितना आ गया 2l। तो डिस्टेंस जो उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा या AC जो डिस्टेंस पूछा है दैट विल बी 2l। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें गिवन है 3 सैंपल्स ऑफ गैसेस, सेम गैस A, B and C, 3 samples, gamma equals to 3/2, have initially equal volume. Now the volume of each sample is doubled. The process is adiabatic for A, isobaric for B and isothermal for C. If the final pressures are equal for all 3 samples, the ratio of their initial pressures. Okay, so initially they have volume V, finally 2V. Final pressure is same for all the 3 samples, sum P, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इस इनिशियली जो यहाँ पे आएंगे तो देयर आर 3 प्रोसेस, मतलब बेसिकली यहाँ पे अलग अलग प्रेशर पे थे तीनों सैंपल्स एंड देन दे फाइनली रीच टू द सेम प्रेशर। तो पहले में हमें गिवन है कि एक ए के लिए है एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक का भी कुछ ऐसे ही आएगा। दूसरा है आइसोबैरिक फॉर बी, ये है ए के लिए, बी के लिए ये है, ठीक है, ये सैंपल ए, ये सैंपल बी, एंड आइसोथर्मल फॉर सी। तो अब ए और सी के लिए तो कुछ ऐसा ही आएगा नेचर, तो इस तरीके से बना लेते हैं। अब हमें देखना है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैसे जाएगा ग्राफ आगे इस तरीके से, और ये जाएगा ऐसे। तो हमें पता है कि जब सेम प्रेशर से स्टार्ट हो तो दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबेटिक, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आ गया ये है एडियाबेटिक का, मतलब ये है ए, और ये ग्राफ आ गया आइसोथर्मल का, इसका मतलब ये है सी। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमें ये निकालना है कि इसके जो इनिशियल प्रेशर्स हैं वो क्या होंगे। तो इसमें ये तो P है, बाद में भी P, अभी भी P। अब अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल के लिए क्या है, वॉल्यूम यहाँ से हाफ हो रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा डबल। तो पहले अगर P था तो बाद में क्या हो जाएगा 2P, और इसके लिए क्या आएगा PV पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो PI या PF बाई, ओके हम PI ही निकालना, तो PI बाई PF इज इक्वल टू VF बाई VI पावर गामा। सो PI क्या आ जाएगा, PI इज इक्वल टू PF कितना है P और VF बाई VI इज 2 टू द पावर 3/2, तो ये बन गया 2√2P। सो दिस इज 2√2P। तो A, B एंड C का हमें प्रेशर्स का रेशियो देखना है, तो 2√2 इज टू 1 इज टू 2, 2√2A, B के लिए P, B के लिए 1, C के लिए 2, 2√2 इज टू 1 इज टू 2। तो ऐसा है हमारे पास ऑप्शन 2 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम
at room temperature is 330 meter per second, then the velocity of sound in hydrogen is, तो velocity of sound क्या लिखते हैं हम लोग, गामा p by rho, रूट ऑफ गामा p by rho। अब यहाँ पे हम लोग को क्या प्रेशर के बारे में गिवन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को हम लिख लेते हैं, हमारे पास रो आता है pm by RT, ठीक, या P को हम लिख सकते हैं रो RT by M, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, गामा रो RT by M इंटू रो, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, V इज इक्वल टू, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या V इज प्रोपोर्शनल टू गामा डिवाइडेड बाई M, यहाँ पे R एंड T आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, V प्रोपोर्शनल टू गामा बाई M। अब V ऑफ हमें गिवन है, हाइड्रोजन हमें निकालना है, V ऑफ हीलियम हमें गिवन है, इज इक्वल टू गामा ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, गामा ऑफ हाइड्रोजन विल बी 7/5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, गामा ऑफ हीलियम विल बी 5/3 एंड मास ऑफ हीलियम विल बी 4। इससे हमें क्या मिला, ये आ गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 42, रूट 42 डिवाइडेड बाई 5 बाहर आ गया रूट, और ये फिर ये बन गया VH2 बाई VHE। अब हमें VH2 निकालना है, तो VHE क्या गिवन है हमें, 330, ठीक है। तो जो स्पीड इन हाइड्रोजन आएगी वो आ जाएगी रूट 42 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 330। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 427.7, तो ये आ रहा है 427.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या किया हमने, गामा P बाई रो है, हमने P के बारे में हमें डिटेल्स नहीं, P के बारे में नहीं पता, इसलिए हमने क्या किया, P को रिप्लेस किया, कहाँ से, रो RT बाई M से। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रही है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, गामा बाई M, गामा हमें दोनों का पता है, M हमें दोनों का पता है, तो हमारे पास आ जाएगी स्पीड इन हाइड्रोजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हमें आउटपुट अगर 1 चाहिए है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट में क्या लिया है, A और B दोनों को, A और B को 0 एंड 1, तो और का आउटपुट तो क्या आ जाएगा, और का आउटपुट विल बी 1 और C लिया है 0। तो बेसिकली अगर हमें आउटपुट चाहिए है 1 तो क्या होना चाहिए, एंड के दोनों इनपुट्स होने चाहिए 1, और उसके लिए C को तो हमेशा 1 ही होना पड़ेगा क्योंकि C इज द 1 इनपुट। तो C 1 सिर्फ किस में है, थर्ड केस में है, तो सिर्फ वही पॉसिबल हो जाएगा। बाकी सारे ट्राई करके आप A B C देख करके भी कर सकते हैं, बट C को 1 तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अगर C 0 हुआ देन आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0, सो C मस्ट बी 1, एंड ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमारे पास इक्वेशन है 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He3 प्लस न्यूट्रॉन, और हमें एटम्स के यहाँ पे न्यूट्रॉन की और एटम्स के मास हमें गिवन है। देन Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज, तो Q वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C², ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब AMU में गिवन है हमें, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास 1H2 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू कितना मास गिवन है, 2.014741 AMU माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसका प्लस इसका, सो 3.016977 प्लस माइनस 1.008987, ठीक है। ये आ गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इन ये AMU इंटू C²। अब इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 961 डिवाइडेड बाई MeV डिवाइडेड बाई C²। तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.27 MeV। सो दिस विल बी द Q वैल्यू। बेसिकली हमें ये लगाना है
हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो हम लोग फिर यहाँ पे ये AMU में है, ये c², इसको फिर हम लोग जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, 961 डिवाइडेड बाई c²। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि कार्नोट साइकिल में फर्स्ट ऑपरेशन क्या है। तो कार्नोट साइकिल कैसा होता है, अगर हम PV डायग्राम बनाएं तो ये क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट, फिर कुछ ऐसे जाता है, देन ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे क्या है, अगर सेम ही पॉइंट से अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, आइसोथर्मल, और नीचे वाला एडियाबैटिक। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, और बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ नीचे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, सो अगेन दिस इज आइसोथर्मल, एंड क्योंकि ये ऊपर वाला है, यहाँ से अगर हम देखें ये ऊपर है आइसोथर्मल, सो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमें गिवन है कि एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज्ड बाय 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आती है एम्पलीट्यूड की डैम्प्ड ऑसिलेशन में, A इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस BT बाई 2m। अब हमें गिवन है कि 5 सेकेंड में ये कितना हो गया, 0.9 टाइम्स इन ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, मतलब 0.9 A0 इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस B इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2m। अब बोला है कि और 10 सेकेंड्स बाद जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो अल्फा टाइम्स हो गया ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, तो अल्फा क्या होगा, तो और 10 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा टोटल टाइम, 15 सेकेंड्स। तो ये क्या आएगा, अल्फा A0 इज इक्वल टू, हमने लिखा अल्फा A0 टाइम्स हो गया, मतलब अल्फा टाइम्स हो गया ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, अल्फा A0 इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस B। अब टोटल टाइम कितना हो गया है, 15 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2m। इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करो। और एक चीज, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, इसको पहले डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये आया 0.9 बाई अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 5b बाई 2m। इसको ऊपर ले गया तो 15b बाई 2m, तो ये बन गया e टू द पावर 10b बाई 2m। ठीक है, अब यहाँ से हमें अल्फा निकालना है। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 0.9 e टू द पावर, यहाँ से हमें ये चीज पता थी हमें कि 0.9 A0 इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस 5b बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको भूल जाओ, इसको यहाँ लेके आए और अल्फा को इधर लेके गए, तो 0.9 इंटू ये माइनस में आ जाएगा, ये कहाँ आता है, नीचे, ऊपर ले गए तो माइनस में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 e टू द पावर 2 इंटू, और यहाँ माइनस, या फिर 2 इंटू माइनस 5b बाई 2m। ठीक है, और तो इसको अब हमने क्या किया, इस 2 को पूरा बाहर ले जाओ। ठीक है, पावर की पावर होती है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम पूरा बाहर लेके जा सकते हैं। अब e टू द पावर माइनस 5 बाई 2m क्या था, e टू द पावर माइनस 5 बाई 2m था 0.9, तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू ये भी क्या है 0.9 और उसका फिर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 0.9 का क्यूब, और 0.9 का क्यूब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यूब ऑफ 0.9 विच इज 0.729। तो अल्फा की वैल्यू विल बी 0.729। 15 सेकेंड्स बाद, टोटल 15 सेकेंड्स बाद एम्पलीट्यूड विल बी 0.729 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में है, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी 100:1, मतलब एक अगर 100 I है, दूसरा I है, आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो हमने देखा है I मैक्स क्या आता है, I मैक्स इज √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर
आई min इज √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे √I1 ये आ गया 10I, ये I, तो ये बन जाएगा 10 √I माइनस √I स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस 10 √I माइनस I स्क्वायर। सो क्या मिलेगा, I max टू I min रेशियो विल बी, ये 11 √I हो गया, सो ये 121I इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा 9, सो ये 81I। सो रेशियो विल बी 121:81, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁻10। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव गिवन है, एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें तो हमें डायरेक्टली पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या आता है, हम लिखते हैं E/B इज इक्वल टू C। तो यहाँ से हमें E क्या मिल जाएगा, B इंटू C। सो 3 × 10⁻⁻10 इंटू 3 × 10⁸। सो क्या मिला, 9 × 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 9 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। क्या यूज करना है, दिस इक्वेशन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। करेक्ट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये माइनस क्यू एंड ये क्यू है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज PE cos थीटा, ठीक है, माइनस PE cos थीटा। ये किसकी वजह से है, दिस इज ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात कर रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज इनके बीच में भी क्या है, ये Q है, ये माइनस Q है, इनके बीच में हमें अगर 2L गिवन है, ये थीटा गिवन है, तो ये पार्ट तो आ गया किसकी वजह से, ये ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन दोनों के बीच में एक दूसरे की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो जो करेक्ट फॉर्मूला आएगा, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वो क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से एंड बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम। तो क्या जाएगा, K मतलब K माइनस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस KQ माइनस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दैट इज 2L। तो क्या बनेगा, माइनस PE cos थीटा माइनस KQ स्क्वायर बाई 2L। तो दिस पार्ट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पार्ट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे ये है कि एक आदमी है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से वेटलेस फील कर रहा है एट द इक्वेटर, ठीक है। अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है अर्थ, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे इक्वेटर पे एक बंदा है जो कि वेटलेस फील कर रहा है। वेटलेस मतलब कि G डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास G डैश का फॉर्मूला क्या आता है, G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा, वेयर दिस थीटा इज लैटिट्यूड। और अगर हम साइन में लिखते हैं तो फिर कहाँ से आता है थीटा, इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ पे वेटलेस फील कर रहा है, मतलब ये हो गया 0, तो G इज इक्वल टू आया ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बोला है इक्वेटर पे ही इज फीलिंग वेटलेस, मतलब थीटा हो गया 0, तो ये बन गया 1। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G/R। तो हम लोग को अगर ड्यूरेशन ऑफ द डे निकालना है, मतलब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा विल बी रूट ऑफ G/R एंड टाइम पीरियड विल बी 2π√R/G। So this will be the duration of day, 2π√R/G। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। फाइनल इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, देन व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पूरे वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो हम लोग को पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम क्या लिखते हैं, 1 कैलोरी
पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 60 डिग्री से 0 डिग्री पे जा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे दिस। तो क्या आ जाएगा ms डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आ गया 60, m है 50 ग्राम, तो 50 इंटू एस है 1, डेल्टा टी इज 60, तो ये कितना आ गया 3000 कैलोरी। तो अगर हम इतने इस वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, पहुंचाते हैं, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे आया, ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा कि 0 डिग्री वाटर पे गए, यहाँ पे भी हमने देखा 0 डिग्री वाटर पे आ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे m इंटू एल, 50 इंटू एल कितना है 80, तो ये कितना आ गया 4000 कैलोरी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आइस 0 डिग्री वाटर पे अगर कंप्लीटली आता है तो कितनी एनर्जी आ रही है 4000 कैलोरी, और अगर यहाँ पे वाटर 60 डिग्री से 0 डिग्री पे जाता है 3000 कैलोरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 डिग्री पे आ रहा है और ये 0 डिग्री पे जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी तो कितनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। इसका मतलब पूरा का पूरा कितने पे चला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा 50 ग्राम कंप्लीटली 50 ग्राम, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम लोग ऐसा मान लें कि 50 ग्राम आइस जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आया 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 50 ग्राम वाटर एट सम t डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये भी चेंज होके यहाँ पे गया 50 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है और यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, अगर मैं ये मानूं तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी आई 4000 कैलोरी, और इस प्रोसेस में कितनी आई 3000 कैलोरी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 3000 तो यही मिल गई ना, तो इसकी तो बात ही नहीं आई। इसका मतलब जो वाटर है, जो आइस है, वो इतने में पहुंचेगा, लेकिन इससे आगे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उतने में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा वाटर ही कितने में पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ सैंपल 0 डिग्री आइस पे है, 0 डिग्री आइस है, कुछ सैंपल 0 डिग्री वाटर है, और ये भी था जो 60 डिग्री पे वाटर, वो भी कहाँ पे है 0 डिग्री वाटर पे है। तो जो बेसिकली हमारे पास जो स्टेट आएगी मिक्सचर की, वो क्या होगी, ये कि कुछ आइस कन्वर्ट होके 0 डिग्री वाटर बन गया, और ये भी 0 डिग्री वाटर बन गया, और अभी भी कुछ आइस यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि 4000 कैलोरी तो जब 50 ग्राम मेल्ट होके आइस वाटर बनेगा तब रिलीज होगी। अब देखते हैं कि अगर सिर्फ 3000 कैलोरी रिलीज होनी है तो कितने आइस को मेल्ट होना पड़ेगा। तो m इंटू 80 कितना आया, ये आ गया हमारे पास 37 पॉइंट समथिंग। तो 37 पॉइंट मान लो, 37 ग्राम ही मान लो, तो 37 ग्राम जब आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा, उतने में ही इतनी एनर्जी आ गई कि ये भी इस जगह पे आ गया। तो अब हमारे पास जो 13 ग्राम जो बचा हुआ है वो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 50 ग्राम प्लस ये 50 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, 37 ग्राम प्लस ये 50 ग्राम इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 37 ग्राम प्लस 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और बचा हुआ 13 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये तो अब इक्विलिब्रियम आ गया ना, अब इससे यहाँ जाएगा तो उतना यहाँ से यहाँ बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल जो टेम्परेचर बना वो कितना बना 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमें बताना है व्हाट विल बी द करंट थ्रू ज़ीनर डायोड। ये है 20 वोल्ट्स, 2 किलो ओम,
Zener diode and then 1 kilo ohm. इसके अक्रॉस कितना है 5 वोल्ट्स। अब यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आ गया, ये है I1 और इसमें जा रहा है करंट I2। इसमें देख लेंगे कितना है करंट, ये है 2 किलो ओम, ठीक। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम इसमें लगाते हैं लूप तो ये कितना जाएगा, ये है 20 वोल्ट्स, तो 20, हाँ यहाँ पे क्या है इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है, इसके अक्रॉस है 5, तो ये अगर इसको हमने 0 माना तो ये 0 और ये 5, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे ये 0 तो ये 20, ये 0 ये 5, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, या हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखें मिली एम्पियर्स। तो I1 कितना आ गया 7.5 मिली एम्पियर्स। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे कितना आया करंट कितना आ जाएगा, इस यहाँ पे 5 यहाँ पे 0, I2 विल बी 5 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम मतलब 5 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से निकला 7.5, यहाँ पे चला गया 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे करंट जा रहा होगा I in Zener diode will be I2 minus I1, that is 7.5 minus 5 is equal to 2.5 मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है हाफ लाइफ of a radioactive substance is 5 minutes. The amount of substance decayed in 20 minutes. अब हमारे पास अनडिकेड के लिए क्या आता है कि अनडिकेड कितने बचे हुए हैं, किसी टाइम टी पे कितने हमारे पास एटम्स या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये क्या है बचे हुए हैं मतलब अनडिकेड। तो डिकेड कितने होंगे, जितने इनिशियली थे माइनस जो बचे हुए हैं, तो डिकेड विल बी n naught minus n, that is n naught minus n naught e to the power minus lambda t, मतलब n naught into 1 minus e to the power minus lambda t। तो हमें पूछा है कि टाइम t इक्वल्स टू 5 मिनट पे t इक्वल्स टू 20 मिनट पे कितने बचेंगे अगर हाफ लाइफ इज 5 मिनट, तो कितना डीकेड, कितने डीके हो जाएंगे, कितने बचेंगे नहीं कितने डीके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा n नॉट 1 माइनस e टू दी पावर लैम्डा क्या आ जाएगा ln2 डिवाइडेड बाई 5 मिनट इनटू टाइम कितना लिया है 20 मिनट। ये कितना आया, ये 4 आया, n नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ये 4 है, इसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं और फिर यहाँ लेके आ सकते हैं, तो ये बन गया ln2 टू दी पावर 4 और इस माइनस को यहाँ लेके जाओ। तो अब क्या हम लिख लेंगे n नॉट 1 माइनस 2 टू दी पावर माइनस 4, ये e टू दी पावर ln2 टू दी पावर माइनस 4, ये क्या हो जाएंगे हट जाएंगे और हमारे पास आएगा n नॉट 1 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर 4, तो ये बन गया n नॉट इंटू 15/16। तो कितना परसेंटेज बचा है अगर हम लिखें, सॉरी कितना परसेंटेज डीके अगर हो गया है, तो ये टोटल डीकेड है, तो परसेंटेज क्या आएगा डीकेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, है ना, कितना परसेंटेज डीके हो गया ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो डीकेड कितना है n नॉट इंटू 15/16 डिवाइडेड बाई n नॉट इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 93.75%। तो 93.75% जो है डीके हो चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है द कोएफिशिएंट, 39 में है द रेडिएशन ऑफ फोटोन energy 3 electron volt and 4.5 electron volt successively illuminate a photosensitive metallic surface of work function 2.5 electron volt, ratio of maximum speed।
तो यहाँ पे एक है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला और एक है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो हम लोग को पूछा है और वर्क फंक्शन गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो एक सोर्स की जो एनर्जी, एक सोर्स से जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी इतनी है, दूसरे सोर्स से जो फोटोन आ रहे हैं उसकी एनर्जी इतनी है, वर्क फंक्शन इतना है। तो हम लोगों से पूछा है कि जो एमिशन होगा उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास इक्वेशन होती है hc/λ - phi = ke मैक्स, और यही क्या है, ये एनर्जी यही है, दिस इज द एनर्जी ऑफ जो भी फोटॉन्स हम लोग थ्रो कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू के मैक्स 1/2 m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे केस में 4.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू v1/v2 और इसका ये रूट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको 0.5 को लिखो हाफ, तो ये बन जाएगा इधर 4। सो v1/v2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। v1/v2 इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन 4। इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज α1 एंड दैट इन एवरी अदर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज α2, देन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। हमने देखा है कि इफ एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन इन ऑल द 3 डायरेक्शन इज α1, तो हम लोग के पास क्या आता है 3α1। इस केस में क्या आ जाएगा α1 α2 α2, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में α1, बाकी दो में है α2, तो हमारे पास क्या आएगा α1 + 2α2, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 में है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4.8 वोल्ट्स। इफ वी आर डबलिंग द वेवलेंथ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाता है 1.6 वोल्ट्स, देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, अगेन इक्वेशन क्या है hc/λ - phi इज इक्वल टू ke मैक्स, ठीक है। और ke मैक्स को ही हम क्या लिखते हैं E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। ये के मैक्स को ही रोकने वाला क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या लिखते हैं E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने पहले क्या किया, लैम्डा से एल्यूमिनेट किया, इसको मैंने मान लिया hc/λ0, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन की करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ गया E इंटू हमें गिवन है कि फर्स्ट केस में गिवन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4.8, तो ये क्या जाएगा 4.8 इंटू ई। दूसरे केस में hc/ हमने लैम्डा को किया डबल, वर्क फंक्शन रहेगा सेम, तो ये बन गया 1.6 वोल्ट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा λ0 ऊपर आ गया, λ0 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई नीचे आया λ0 माइनस 2 लैम्डा, और यहां से क्या आएगा, ठीक है इसको पूरा लिख लेते हैं, λ0 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू λ0, और नीचे λ0 माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा λ0। तो ये क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ गया 3। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे λ0 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई λ0 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से आया 2 λ0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3 λ0 माइनस 6 लैम्डा। तो हमें मिलेगा λ0 माइनस लैम्डा λ0 माइनस 2 लैम्डा। ओके, सो यहाँ पे 2 λ0 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे 2 λ0 माइनस 2 लैम्डा, 3 λ0 माइनस 6 लैम्डा। तो इधर हमारे पास बनेगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू λ0।
सो लैम्डा नॉट ही हमें निकालना था। लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 4 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें गिवन है कि इफ अ प्लानर वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, देन रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा दिखेगा। तो हमारे पास है कॉन्केव मिरर और ये एक प्लेनार जो वेव फ्रंट है वो अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट छोटा छोटा ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वेव फ्रंट ऐसे है तो लाइट कैसे जा रही होगी, पैरेलल जा रही होगी लाइट। और अगर लाइट पैरेलल जाएगी तो यहाँ जाता है कि क्या होगा, सब सारी की सारी लाइट्स कहाँ से पास होंगी, फोकस। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा ही दिखने वाला है। अब अगर ये सारी की सारी यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं तो ये किस टाइप का हो गया, यहाँ से अगर देखें हम तो ये क्या हो गया, पॉइंट सोर्स ना। तो पॉइंट सोर्स हो गया, तो यहाँ पे कैसे बनेंगी वेव फ्रंट्स, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स कैसे बनती हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट अगर हम बाहर भेज रहे होते हैं, अगर ऐसे लाइट जा रही होती है तो किसी भी डी डिस्टेंस से वेव फ्रंट कैसे बनती है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, इसी का बस डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, तो पैटर्न तो क्या रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। अब लाइट ऐसे जा रही है तो जो वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ऐसा हमारे पास किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि 8 इक्वल वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन एयर विथ वेलोसिटी स्टेडी वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द ड्रॉप्स कोइलीज व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, जो स्फीयर की रेडियस होती है इसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू क्या आता है, 2r स्क्वायर g रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा, यही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। अगर ड्रॉपलेट्स वही हैं, मीडियम जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं वो भी वही है, तो बाकी सारी चीज क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक, अब पहले क्या था, 8 ड्रॉपलेट्स, अब कोइलीज होके जब फॉर्म करेंगे नया ड्रॉप तो कुछ नई रेडियस वाला एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8 इज इक्वल टू 4/3 पाई नया r क्यूब। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, r इज इक्वल टू 2r। तो पहले से क्या हो गया, पहले थी ये r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पहले थी r और अभी हो गई है 2r। तो वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो पहले अगर थी स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अभी कितनी हो जाएगी, उसके 4 टाइम्स, मतलब 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद है लैमिनार फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड, कौन सा है इसमें से। इसमें पता है कि फ्लो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। फर्स्ट में क्या होगा, इधर आकर के इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में तो इंटरसेक्ट कर ही रही है डायरेक्टली, लास्ट ऑप्शन में तो ये अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जिसमें क्या है, पैरेलली एंड नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में है एक यूनिट मास का पार्टिकल है विच अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n। बीटा and n are constant and x is the position of particle. Acceleration as a function of x. Acceleration as a function of x निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, acceleration as a function of x, तो हम इसको लिख सकते हैं v dv by dx। v dv by dx क्या है, acceleration of acceleration। तो v क्या है, बीटा x to the power minus 2n
और यहाँ से हम dv बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स इज माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, कॉन्स्टेंट इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 2n एन पावर में माइनस 2n माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया v, और dv बाई डी एक्स यहाँ से पुट करो माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, तो ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर, अब ये x टू द पावर दिस प्लस x टू द पावर दिस, मतलब इनटू x टू द पावर दिस, तो पावर साइड हो जाएंगी माइनस 4n माइनस 1, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, ऐसा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो हैं FST 11 के हो गए हैं। आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन देख करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।